नमस्कार दोस्तों, सिविल एजुबेस आईएएस पीसीएस एकेडमी के पॉलिटी के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। तो दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अभी जो स्टेट पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है आपका 2024 वाला, तो उसमें क्वेश्चन आया है फंडामेंटल राइट से सीधे सीधे आपका राइट टू एक्सप्लॉयटेशन से, शोषण के विरुद्ध अधिकार से। तो आइए इसको विस्तार से जानते हैं। देखिए, कोई भी आपका एग्जाम होगा सिविल सर्विस का, चाहे वो यूपीएससी का हो, स्टेट पीसीएस का, यूपी का हो, उत्तराखंड का हो, बिहार का हो, मध्य प्रदेश का हो, इस टॉपिक की अपनी उपयोगिता है। इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है, जब भी आप एग्जाम में जाएं तो इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे तरीके से रट के और सारे अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। तो आइए शुरू करते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 3 में किया गया है। देखिए, ये आपको जानना पड़ेगा कि कौन से भाग से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, ठीक है। आपको भाग अच्छे तरीके से पता होने चाहिए कि जैसे भाग 1 है उसमें संघराज्य क्षेत्र का वर्णन है, भाग 2 है उसमें भारतीय नागरिकता के बारे में बताया गया है, तो ऐसे ही भाग 3 है जिसमें कि भारत के मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, यानी कि भारतीय जो नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकार क्या होंगे। तो इनका जो वर्णन है वो तो भाग 3 में हो गया, लेकिन अनुच्छेद कौन से हैं सर? तो मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी आपके अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में वर्णन किया गया है। और ये जो मौलिक अधिकारों का कंसेप्ट है ये लिया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पे, ठीक है। इनको शामिल किया गया था, मूल संविधान में नहीं थे, भारतीय संविधान में इनको बाद में शामिल किया गया है। इसी के साथ इनको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, यानी कि अधिकार पत्र, नागरिकों का अधिकार पत्र कहा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब है अधिकार पत्र है, चार्टर है एक। तो ये अधिकार जो है वो नागरिकों के स्वतंत्र और गरिमामय जीवन के लिए आवश्यक है। मौलिक अधिकारों की पूरी सूची क्या है? अब देखिए, आपका सामान्य अध्ययन का एग्जाम है सिविल सेवा में, आपसे सामान्य अध्ययन की अपेक्षा की गई है। आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे के बीच में, ये आपका जो किया जाता है इसमें आपका सामान्य अध्ययन है। इसमें आपको दिया गया है भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास, आपका भारतीय संविधान, लेकिन आपसे सामान्य अध्ययन का है। अब देखिए, आपको मौलिक अधिकार पढ़ने हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों पर पूरा आपको रिसर्च नहीं करना। आपको मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन कौन से अधिकार हैं, इसमें क्या आपके प्रोविजन है, बस केवल इतना, ठीक है। तो आपको जितना जितना इस वीडियो में बताया जाए केवल आप उतना उतना इसको कवर कीजिए। आपको इसके अलावा किसी भी बुक की, किसी और मटेरियल की, किसी और वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए, मौलिक अधिकार देख लेते हैं। मौलिक अधिकार जो है हमारे वो कितने हैं? सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है वो आता है आपका समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में बताया गया है। इनको विस्तार से भी देखते चलेंगे हम यहाँ पे। अनुच्छेद 14 में बताया गया कि विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण का अधिकार। अब जो दोस्त मेरी वीडियो आज देख रहे हैं, मैं उनके बारे में उनके लिए बता देता हूं कि जहां पे विधि आपको वर्ड पढ़ने के लिए मिले भारतीय संविधान के अंदर, तो विधि का मतलब है कानून, यानी कि लॉ, ठीक है। विधि का शासन मतलब कि कानून का शासन। देखिए, हमारे यहाँ लोकतंत्र है ना। हमारे यहाँ भारत कैसा है? लोकतांत्रिक राज्य है। लोकतांत्रिक मतलब कि जनता का शासन है यहाँ, ठीक है। लोकतांत्रिक मतलब कि पब्लिक, यहाँ पब्लिक जो है, जनता जो है वो सर्वोच्च है, ठीक है। अब्राहम लिंकन ने एक बात कही थी कि जनता, ये जो भारत का है शासन, जो लोकतांत्रिक जो गणराज्य है, वो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। ये बात कही थी अब्राहम लिंकन ने। तो देखिए दोस्तों, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, जो कि जनता ने ये कह दिया कि भाई हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि जाते हैं संसद में, विधानसभाओं में, विधान परिषद में, ठीक है। तो ये जो लोग हैं ये कौन भेज रहा है चुन के? ये जनता भेजती है। कैसे भेजती है? चुनाव के द्वारा। इलेक्शन होते हैं ना आपके यहाँ नगर निगम का चुनाव होता है, जो लोग गाँव में रहते हैं ग्राम प्रधान का चुनाव होता है ना, विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं। तो आप लोग वहां से अपने कैंडिडेट को चुनकर और आप संसद में भेजते हैं, विधानसभाओं में भेजते हैं, है ना। तो ये लोग जाके क्या करते हैं? आप लोगों के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। सिंपल सी बात है, पॉलिसीज बनाते हैं। और बाकी जितने भी आपके कानून हैं, जितने भी लॉ हैं, संसद क्या करती है? संसद का काम क्या है? कानून बनाना, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। बिल पास करना, पहले बिल पास होगा, पहले प्रस्ताव आएगा, फिर बिल बनेगा, बिल के बाद उस पर वोटिंग होगी, तो वो बिल पास होगा। बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के साइन के बाद वो चीज़ कानून बन जाती है। ये आप सभी लोग जानते हैं जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, है ना। इसको मुझे नहीं लगता और डीप में समझाने की आवश्यकता है। तो देखिए, यहाँ विधि का मतलब क्या है? विधि का मतलब है कानून, मतलब कि लॉ। तो लॉ के समक्ष समानता, यानी कि लॉ में समानता, राइट टू इक्वलिटी। तो यहाँ आर्टिकल 14 जो है, अनुच्छेद 14, उसमें बताया गया है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं और सभी को समान संरक्षण का अधिकार भी है।
अनुच्छेद 14 कहता है। अब अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी कि किसी भी व्यक्ति से धर्म के आधार पर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, सिख हो, बौद्ध हो, है ना, तो अब जो है ये धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव ना किया जाए, जाति के आधार पर किसी से भेदभाव ना किया जाए, अब लिंग के आधार पर भी किसी से भेदभाव ना किया जाए। अब लिंग का मतलब क्या है कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, इन्होंने तीसरा जो आपका एक लिंग है ट्रांसजेंडर, है ना, तो ट्रांसजेंडर जो है उसको भी मोदी सरकार ने मान्यता दी है। तो मतलब लिंग के आधार पे भी हमारे यहाँ भेदभाव का प्रतिषेध है, भेदभाव नहीं कर सकते। इसी के साथ जन्म स्थान के आधार पे किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये कहता है हमारा आर्टिकल 15। इसी के साथ आर्टिकल 16 जो है, अनुच्छेद 16, उसमें बताया गया है कि सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, यानी कि जो पब्लिक जो एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जो सरकारी नौकरियां हैं, उनमें सभी को समान अवसर होंगे। ठीक है, किसी के भी साथ धर्म के, जाति के, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 कहलाता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब कि अनटचेबिलिटी इज अ पनिशेबल ऑफेंस, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो छुआछूत की भावना फैला रहा है समाज के अंदर, तो वो गलत है, वो दंडनीय है। इसी के साथ अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, यानी कि जितनी भी आपकी सरकारी उपाधियां हैं, ठीक है, सरकारी उपाधियां आप अगर किसी दूसरे देश से ले रहे हो तो आपको जो है ऐसी उपाधियां लेने के लिए पहले राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, सरकार हमेशा राष्ट्रपति की होती है, मैं पहली वीडियोज में भी बता चुका हूँ। सरकार कभी भी प्रधानमंत्री की नहीं होती, सरकार हमेशा होती है राष्ट्रपति की। तो ये आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। पहले जो उपाधियां दी जाती थी, जैसे नेताजी को दे दी, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दे दी, है ना, और आपका जो जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना, इनको कायदे आजम कह दिया। तो इस तरह की उपाधियां जो है इनका अंत कर दिया गया है। बात अगर करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की, राइट टू फ्रीडम की, तो ये स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक में कवर किया गया है। और अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं। कितने तरह की बताइए? 6 तरह की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं। पहली जो स्वतंत्रता है वो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की और मेरे मन में जो विचार है उनको अभिव्यक्त करने की मेरे पास अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए मेरे पास। दूसरी चीज है शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता, यानी कि मैं शांतिपूर्ण रूप से बिना हथियारों के, शांतिपूर्ण का मतलब क्या हो गया कि बिना हथियारों के मैं जाकर कहीं भी सभा कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन बिना हथियारों के। ठीक है, हमारे यहाँ कहा भी गया है अहिंसा परमो धर्म है, कि अहिंसा ही जो है वो परम धर्म है। तो यहाँ अहिंसा परमो धर्म का बात करते हुए हम कहते हैं कि शांतिपूर्ण सभा की जो स्वतंत्रता है वो है। ठीक है, मारधाड़ नहीं करनी, आपको मारकाट नहीं करनी कहीं पे जाके। इसके साथ जो तीसरी स्वतंत्रता बताई गई है वो बताई गई है संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, आप कोई भी पार्टी बना सकते हो, कोई एसोसिएशन बना सकते हो, तो संघ बनाने की आपको पूरी स्वतंत्रता है। भारत का हर नागरिक जो है वो संघ बना सकता है। इसी के साथ क्या है कि भारत के किसी भी भाग में आवागमन का अधिकार है। अब आपको भारत में, आप मान लो आप रहते हो यूपी में और आपको बेंगलोर जाना है, तो आपको किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता तो नहीं है ना। तो अब भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरल, सिक्किम, त्रिपुरा, ये आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, कहीं पे भी आप आ जा सकते हो, आपको कोई रोक तो नहीं सकता ना। या आपको कहीं सरकार से वीज़ा लेना पड़ता दोबारा से, या पासपोर्ट वगैरह लेना पड़ेगा भारत में जाने के लिए। तो भारत में आप कहीं भी आ जा सकते हो। इसी के साथ जो अगली स्वतंत्रता है, यानी कि 5वें नंबर की जो स्वतंत्रता है वो है कि भारत में किसी भी स्थान पर आप निवास कर सकते हो। निवास मतलब कि रह सकते हो और वहां पे जाके बस सकते हो, यानी कि भारत में किसी भी स्थान पर आप रह सकते हो जाके और वहीं पे अपना आशियाना बना सकते हो, अपना घर बना सकते हो। तो भारत में किसी भी स्थान पर निवास और बसने की जो है वो अधिकार आपको देता है भारतीय संविधान। इसी के साथ जो अगली 6ठे नंबर की स्वतंत्रता है वो है कोई भी व्यवसाय, व्यापार या पेशा अपनाने का अधिकार। पेशेवर कौन है? पेशेवर जैसे कि वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, सीए हो गया, पेशेवर लोग कहे जाते हैं। देखो 3 तरह की चीजें होती है, एक तो होती है बिजनेस, एक होता है सर्विस और एक होता है पेशा। अब पेशेवर कौन है? पेशेवर जैसे कि आपका कौन हो गया? आपका वकील हो गया, वकील का पेशा होता है। ठीक है, डॉक्टर पेशेवर कहा जाएगा। बात समझ में आई? ये डॉक्टर सर्विस नहीं कही जाएगी, सीधी सी बात है। डॉक्टर है, वकील है, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये सब पेशेवर लोग हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में जाके आप डॉक्टरी कर सकते हो, और डॉक्टरी कर रहे हो तो आप पेशेवर कहलाओगे। वकील हो तो पेशेवर कहलाओगे, सीए हो तो पेशेवर कहलाओगे। अब व्यापार अगर आप कोई भी कर सकते हो, है ना, लेकिन वो व्यापार कैसा होना चाहिए? वो व्यापार खतरे वाला व्यापार नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो कि कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, कोई भी सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, या पेशा अपनाने का आपको अधिकार है भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में। तो अनुच्छेद 19 ये 6 तरह की स्वतंत्रताएं हर भारतीय नागरिक को प्रदान करता है।
ये बात समझ लो। इसी के साथ अनुच्छेद 20 क्या कहलाता है? अपराधों के मामलों में संरक्षण। अनुच्छेद 20 ये जान लो कि अपराध क्या है। ये कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को एक अपराध के बारे में, एक अपराध में सजा मिल चुकी है, तो उसी अपराध पर, जिस अपराध में सजा मिल गई है, उसी अपराध के लिए बार बार सजा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 20 इस बात को कहता है। बात समझ लो, अपराध एक ही अपराध के लिए बार बार, 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, 1 बार सजा दे दी पर्याप्त है। बात समझ गए। इसके बाद अनुच्छेद 21 क्या कहलाता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि हर व्यक्ति को अपने बचाव में वकील करने का, ठीक है, अपनी गिरफ्तारी के कारण पूछने का, ये सारे अधिकार होते हैं कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 ही अधिकार देता है आपको, ठीक है। अब अनुच्छेद 21A है, वो क्या कहता है? प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, यानी कि प्राथमिक शिक्षा का जो अधिकार है वो हर भारतीय नागरिक को है। तो अनुच्छेद 21A कहता है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है, ठीक है। अब अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी और निरोध के मामलों में संरक्षण, यानी कि जो गिरफ्तारी है, आपको अपनी गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार है। आपको ये अधिकार दिए जाते हैं कि अगर पुलिस द्वारा आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आने जाने का समय छोड़कर 24 घंटे के अंदर आपको निकटतम दंडाधिकारी के सामने पुलिस पेश करेगी, यानी कि जो निकटतम जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं आपके, उनके सामने आपको पेश किया जाएगा आवागमन के समय को छोड़कर। ये ध्यान रखना, 24 घंटे का जो समय है वो आने जाने के समय को छोड़कर है। इन 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को आपको न्यायालय के समक्ष पेश करना अनिवार्य होगा, पहला। दूसरी चीज़ है कि जब आपको गिरफ्तार किया जा रहा होगा तो आपको गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा पुलिस को कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। और तीसरा क्या है कि आपको अपनी पसंद के किसी भी वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। ये 3 चीज़ होती हैं। इसी के बाद जो आपका तीसरा, जो आपका मुख्य मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आपका शोषण हो रहा है तो उससे संबंधित 2 अनुच्छेद भारतीय संविधान में व्याख्यायित हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अब अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि मानव व्यापार, बलात्श्रम और जबरन श्रम का निषेध, यानी कि मानव व्यापार क्या है? आप किसी को खरीद बेच नहीं सकते। बलात्श्रम, बलात्श्रम का मतलब है फोर्स्ड लेबर, जबरदस्ती काम नहीं ले सकते आप किसी से। और जबरन श्रम यानी कि जबरन आप किसी से काम नहीं करवा सकते। इसकी परिधि में आती है बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते आप। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव को आप खरीद बेच नहीं सकते, आप जबरदस्ती उससे श्रम नहीं करा सकते, और जब आप जबरदस्ती कोई भी आप उससे खतरे का काम नहीं करा सकते। ये व्यवस्था करता है अनुच्छेद 23 भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में। अब अनुच्छेद 24 जो है वो क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको खतरनाक उद्योग में काम कराने का निषेध। निषेध मतलब मनाही, ठीक है, उनको काम करने से मना किया गया है। जो 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं, खतरनाक उद्योगों में काम नहीं करवा सकते आप उनसे। अब ये जो चौथा आपका मौलिक अधिकार है वो कहलाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता क्या है? अब कोई जीसस को मानता है, ठीक है, कोई भगवान को मानता है, कोई अल्लाह में मानता है, ठीक है, कोई बौद्ध में मानता है। तो ये जो है मतलब हर व्यक्ति अपनी पसंद से अपने धर्म को मान सके, ठीक है, उसका पोषण कर सके अपने धर्म का। तो ये व्यवस्था की गई है आर्टिकल 25 से 28 तक में। एक एक करके समझते चलते हैं। तो आर्टिकल 25 कहता है कि धर्म को मानने, यानी कि अपने धर्म को मानने के लिए उसका प्रचार करने की और पालने की स्वतंत्रता। उसका प्रचार भी कर सकता है। अब मान लो मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ तो हिंदू धर्म को मान सकता हूँ, उसका प्रचार भी कर सकता हूँ और उसको पालन करने की भी स्वतंत्रता मुझे मिलेगी। ये कौन सा आर्टिकल देता है? अनुच्छेद 25 देता है भारतीय संविधान का ये अधिकार मुझे। आर्टिकल 26 क्या कहता है? अब देखो, धर्म को मानोगे तो धर्म से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं, अब हमारे यहाँ उनको मंदिर कहा जाता है, ठीक है। मुसलमान लोग उसको मस्जिद के नाम से जानते हैं, धार्मिक संस्थाओं को जो उनके धर्म से संबंधित है। अब जो सिख लोग हैं वो गिरजाघर के नाम से जानते हैं धार्मिक संस्थाएं, ठीक है। ईसाई लोग क्या है? चर्च के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से उन लोगों को धार्मिक संस्थाएं कहा जाता है। तो धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन भी तो करना पड़ेगा ना। ऑब्वियस सी बात है, जब इतनी पब्लिक वहां जाएगी तो धार्मिक संस्थाओं का मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। तो धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन कैसे होगा? ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 26 कहता है भारतीय संविधान का। अनुच्छेद 27 कहता है कि धर्म प्रचार के लिए कर का निषेध, यानी कि धर्म प्रचार के लिए जो टैक्स है वो नहीं लेगी सरकार। ये कहता है आर्टिकल 27। और आर्टिकल 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा और प्रार्थना से संबंधित प्रावधान, ठीक है, कि धार्मिक शिक्षा के लिए, जो धार्मिक शिक्षा जैसे हमारे यहाँ क्या होते हैं, गुरुकुल होते हैं, ठीक है। तो गुरुकुल वगैरह जो है इनसे संबंधित प्रावधान इसमें दिए गए हैं आर्टिकल 28 में।
आगे चलते हैं तो अगला जो आपका मौलिक अधिकार है वो है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। संस्कृति से संबंधित, सांस्कृतिक और शैक्षिक से समझिए आप कि संस्कृति अपनी बचाने के लिए अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं, अपनी संस्कृति की सुरक्षा कर सकते हैं, ठीक है। और शैक्षिक अधिकार क्या है आपके, ये हम जान के चलते हैं अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के जरिए। तो अनुच्छेद 29 में कहा गया है अल्पसंख्यक यानी कि है माइनॉरिटीज की बात आप करते हैं। अल्पसंख्यक मतलब कि जो संख्या में कम है, और मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक की कोई डेफिनेशन नहीं है, इस शब्द की कोई परिभाषा भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं है। अगर आपसे पूछता है कथन कारण के किसी प्रश्न में या कहीं पर भी आपसे कोई पूछता है कि भाई माइनॉरिटीज की क्या डेफिनेशन है, तो माइनॉरिटीज की कोई डेफिनेशन नहीं है भारतीय संविधान के अंदर। तो अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक क्या है। अब अल्पसंख्यक को हमने इस तरीके से समझा है कि अल्प माने कम और संख्यक माने संख्या में, तो जो संख्या में जो समुदाय कम है वो अल्पसंख्यक है, सीधी सी बात है। तो माइनॉरिटीज जो समुदाय है, जो माइनॉरिटीज जो पब्लिक है, उसकी भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। अब जैसे हमारी लिपि क्या है, देवनागरी, भाषा क्या है हमारी, हिंदी, बात समझ लो। तो भाषा और लिपि में ये फर्क होता है। तो अल्पसंख्यक समुदाय जो है उनकी भाषा, लिपि और उनकी जो संस्कृति है, ठीक है, संस्कृति मतलब उससे संबंधित जो ग्रंथ हैं, ठीक है, उससे संबंधित जो विचार हैं, उनकी सुरक्षा। अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने और प्रबंध करने का अधिकार, यानी कि जो हमारे गुरुकुल हैं, मुस्लिमों में मदरसे हैं, है ना। अब जैसे चर्च जो है ईसाइयों की, उसमें कॉन्वेंट स्कूल है, तो मतलब इस तरह की जो शिक्षा संस्थान है जहाँ पे केवल धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाएगी दोस्तों, इन संस्थानों को स्थापित करने और प्रबंध करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 30, ये जान लो। अब जो छठवां अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 32। तो किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में, अगर किसी भी मौलिक अधिकार का इनमें से जितने भी हमने आपको पढ़ाए हैं, आर्टिकल 14 से लेकर और आर्टिकल आपके 30 तक, यानी कि अगर किसी का भी एक का उल्लंघन हो रहा है तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आप डायरेक्ट अपनी रिट लगा सकते हो। बात समझ लो। रिट जारी करने का क्या प्रावधान है, आर्टिकल 32 के जरिए आप रिट डाल सकते हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय में। भारत के भी जो वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है संजीव खन्ना, और 51वें भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं ये दोस्तों। इन्होंने DY चंद्रचूड़ की जगह ली है, यानी कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी की इन्होंने जगह ली है। और अब जो भारत के मुख्य प्रधान न्यायाधीश हैं वो संजीव खन्ना जी हैं, 51वें, ये ध्यान रखिएगा। तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में डायरेक्ट जा सकते हो। इसी के साथ यहाँ पे आप 5 तरह की रिट जारी करने का अधिकार है। एक तो हैबेस कॉर्पस, यानी कि अवैध बंदीकरण, अगर आपको पुलिस ने जबरन आपको गिरफ्तार कर लिया है तो आप ये रिट जो है आप डाल सकते हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। इसी के साथ दूसरा जो है वो मैंडमस है, यानी कि कर्तव्य पालन हेतु आदेश, यानी कि जो उच्चली अदालत है, जो उच्चतम न्यायालय है, वो निचले लोगों को आदेश करेगा कि आप अपना कर्तव्य पालन करिए, इससे संबंधित एक आदेश देगा। तीसरा है प्रोहिबिशन, यानी कि निचली अदालत जो है उसको अधिकार क्षेत्र से, अगर वो अधिकार क्षेत्र से अपने बाहर जाके काम कर रही है तो प्रोहिबिशन एक रिट जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने से रोक सकती है। एक है सर्टियोरी, जो चौथी आपकी रिट है वो क्या है, सर्टियोरी, यानी कि निचली अदालत के आदेश को निरस्त भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट जो है अपने आप में माननीय है ना, तो निचली अदालत के आदेश को निरस्त भी करने का अधिकार है उच्चतम न्यायालय को। और इसी के साथ जो अगला है, लास्ट जो है रिट, वो है क्यो वारंटो, यानी कि किसी पद पर अधिकार की जांच भी कर सकती है जो आपकी उच्चतम न्यायालय है। भारत के जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य प्रधान न्यायाधीश हैं वो इस तरह से आपका क्यो वारंटो भी जारी कर सकते हैं। अब मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या है अपने में, कि मौलिक अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित हैं और न्यायालय द्वारा लागू किए जाएंगे। मौलिक अधिकार जो है वो संविधान से संरक्षित है, ऑब्वियस सी बात है, अभी बताया था ना इसको कि संविधान में ये व्याख्यायित है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में। तो मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के द्वारा संरक्षित भी है और न्यायालय के द्वारा लागू किए जाएंगे। इन अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे उच्च न्यायालय, यानी कि आप सीधे अपने राज्य के हाईकोर्ट में भी जा सकते हैं, राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है। अब जो आपका राज्य का उच्च न्यायालय, जैसे अगर उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में जो आपका राज्य का उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है। और अब आप कहोगे सर लखनऊ में भी तो है, लखनऊ में बेटा खंडपीठ होती है। तो खंडपीठ का मतलब ये होता है कि जहाँ पे मुकदमे सुने जाते हैं कुछ, ये समझ लो। खंडपीठ का मतलब होता है कि जहाँ पे कुछ मामले सुने जाते हैं। तो लखनऊ खंडपीठ है, लेकिन जो हमारा भारत का उच्च न्यायालय है वो प्रयागराज में स्थित है। तो आप सीधे कहाँ कर सकते हो, अपने राज्य के उच्च न्यायालय में भी जा सकते हो। अगर आप हाई कोर्ट में जाते हो अपने स्टेट के तो वहाँ आर्टिकल 226 है, और अगर आप डायरेक्ट दिल्ली आ जाओ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में तो यहाँ आर्टिकल 32 के जरिए आप रिट डाल सकते हो कि जी मेरा फलाना मौलिक अधिकार का जो है वो उल्लंघन हो रहा है। अब संसद क्या कर सकती है कुछ परिस्थितियों में,
इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। जितने भी आपको अधिकार पढ़ाए हैं इनमें से कुछ पे प्रतिबंध लगा सकती है, जैसे कि इमरजेंसी के टाइम इमरजेंसी लग गई मान लो, तो संसद क्या कर सकती है, इनको बैन कर सकती है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी आर्टिकल 20 और 21 जो है वो लगातार बने रहेंगे, उनको निलंबित नहीं किया जा सकता। बाकी उनको छोड़ के जितने भी आपके मौलिक अधिकार हैं ये सब आपके निलंबित किए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये मौलिक अधिकार के बारे में आपको कंप्लीट हमने जानकारी दी है। ये वीडियो आप देखिए, इस वीडियो को करने के बाद आपका मौलिक अधिकार से संबंधित जो टेस्ट सीरीज है वो लगाइए। हमें पूरी आशा है कि आपका सारे क्वेश्चन आपके लगेंगे। धन्यवाद।